जम्मू कश्मीर में बाइपोल इलेक्शंस होने हैं और अब की बार के बाइपोल इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने जा रहे हैं। खासकर बडगांव से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने वो सीट छोड़ दी। ट्रेडिशनल सीट है बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और यहां से उमर अब्दुल्ला के सीट छोड़ने के बाद क्या इक्वेशन बदली है और अब की बार उमर अब्दुल्ला के लिए, खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए बात करें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी रहने वाले हैं। और चैलेंजेस की वजह यह है कि अब की बार न जाने कितनी ऐसी पार्टीज हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, कई इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, कई रीजनल पार्टीज हैं जो चुनावी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, कई रीजनल पार्टीज हैं चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेल पूरी तरीके से क्या बिगाड़ेंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहराएगी या फिर अब की बार बाजी कोई और मार ले जाएगा? वोटों का जो मार्जिन रहेगा, जीत का जो अंतर रहेगा, वो कितना असर डालने वाला है? बडगाम सीट की बात करेंगे आज हम। देखिए, बडगाम की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई इलेक्शन आज तक यहां से हारी नहीं है, और जिस तरीके से अब चुनावी बिसात बिछ रहा है, जिस तरीके से पार्टीज अब चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं, उससे तो यही लगता है कि क्या चैलेंज है भी या नहीं है। अभी आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम पहुंचे थे चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा महमूद के लिए रैली करने के लिए। वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। हालांकि आपको यह भी बताएं कि उमर अब्दुल्ला जरूर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं एनसी को मजबूत करने के लिए, लेकिन इसी इलाके से 3 बार लगातार जीतने वाले आगा रोहिल्ला चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और आगा रोहिल्ला के क्या वोटर्स बटेंगे, सवाल यह भी है। और क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं से बात की गई, चाहे वो सकीना इत्तू हों, चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, तो उमर अब्दुल्ला की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि देखिए, बडगांव में तो राजनीति अगर देखी जाए तो इस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है। हम श्योर हैं, हम डैम श्योर हैं कि हमारी ही जीत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जीत होगी। हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि हमारे पास आए, हमारे साथ प्रचार प्रसार करे, जिसे करना है करे, जिसे नहीं करना है नहीं करे। लेकिन जब जीत होगी और जो हमारे साथ नहीं है वो फिर हमारे साथ ना आए, क्योंकि जीत के समय में जीत भी हम अकेले ही मनाएंगे। सीधा हमला आगा रोहिल्ला पर था। आगा रोहिल्ला इस वक्त नाराज चल रहे हैं, प्रचार प्रसार में उतर नहीं रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि आगा रोहिल्ला के जो समर्थक हैं इस इलाके में, वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब की बार वोट देंगे? क्या वोट उनका कटेगा? इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो रखने बहुत जरूरी हैं। इस वक्त आगा रोहिल्ला एमपी श्रीनगर हैं, 3 बार लगातार यहां से जीते हैं, अभी श्रीनगर से सांसद हैं। इसके अलावा सवाल यह भी है कि कैंपेन से जो दूरी बनाई हुई है आगा रोहिल्ला ने, इसका फायदा किसको होगा? कौन इसे कैश इन करेगा? क्योंकि इसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत तो जाहिर है होगा, कितना होगा नहीं पता। उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बावजूद वो यहां पर चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। तमाम मिनिस्टर्स बडगाम आ रहे हैं, लेकिन खुद आगा रोहिल्ला जिनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बडगाम से दूरी बनाए हुए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में देखिए देखने को तो मिलेगा ही। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडीपी की, तो पीडीपी आगा रोहिल्ला की जो नाराजगी है उसे कैश इन करने की कोशिश जरूर करेगी। और वहीदुर रहमान परा की अगर बात करें, वो इलाके में आ रहे हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो नाराजगी है उसको भी कैश इन करने की कोशिश करेंगे। मैनिफेस्टो की बात करेंगे, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उन्हें ना पूरा करने की बात की जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने सवाल उठाए थे तो पीडीपी की ओर से भी तमाम सवाल जो थे उसी तरह के सवाल भी उठाए गए थे और कहा गया था कि बहाने ना मारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि बहाने आप मार रहे हैं। आपको काम करना चाहिए, आपको इस बात का बहाना देकर कि एलजी के होने की वजह से हम सरकार में काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सरासर बहाना है। ग्राउंड पर आपको काम करके दिखाना चाहिए, बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पावर्स तो आपके हाथ में भी हैं। और ये कहना कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। तो कुल मिलाकर मैनिफेस्टो में जो डिक्लेरेशन की गई थी, जो अनाउंसमेंट की गई थी, जो वादे घोषणाएं किए गए थे, उस पर सवालिया निशान पीडीपी की ओर से जताया जाएगा और पीडीपी इस पर घेरने की कोशिश करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स का भी मसला पीडीपी की ओर से उठाया जाएगा, क्योंकि महिलाओं में काफी नाराजगी देखने को मिली थी और खुलकर बयान सामने आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और कहा गया था जो मीटर्स लगाए जा रहे हैं, बिजली मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर सफाई देते हुए आज कहा, जब वो बडगाम में मौजूद थे, कि स्मार्ट मीटर्स लगाने से बिजली का बिल कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी की ओर से पहली बार चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारा गया और बीजेपी जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है इस इलाके में तो अपना काडर खड़ा करने की जरूर कोशिश करेगी, धीरे धीरे अपना ग्राउंड जरूर बनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पहली बार मैदान में अपने कैंडिडेट उतार रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टेट स्पॉन्सर जितनी भी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां जम्मू कश्मीर में लागू की हैं, बडगांव में लागू की, उनको भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। और जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन पर बातचीत करके जनता के बीच में
पहुंचने की, पैठ बनाने की बीजेपी की ओर से कोशिश होगी। और उसके बाद इसके अलावा बीजेपी की ओर से धारा 370 के बाद क्या प्रोग्रेस हुई है, किस तरीके से टेररिज्म कम हुआ है, किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं, किस तरीके से रोजगार क्रिएट करने की, डेवलपमेंट देने की कोशिश की गई है, एलजी शासन में क्या क्या चीजें हुई हैं, इन पर बात जो है वो बीजेपी की ओर से की जाएगी। वहीं आपको यह भी बताएं कि अब की बार टोटल 17 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, एनसी है, पीडीपी है, कुछ रीजनल पार्टियां हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये जो वोट बैंक है वो क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटेंगी। जाहिर है थोड़ा थोड़ा वोट तो बटेगा ही, लेकिन क्या इतना बटेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा डेंट होगा? क्या वो हारेगी नहीं तो क्या कम मार्जिन से जीतेगी? ये सब बाइपोल इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम चुनावी मैदान में उतर रही है। जम्मू कश्मीर एपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी पहली बार ही चुनावी मैदान में उतर रही है। जीते भले ना, लेकिन एक बात तो तय है कि अपना काडर मजबूत करने के लिए, हालांकि जीत के लिए तमाम पार्टियां उतरती हैं, लेकिन अपना काडर जरूर मजबूत करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब की बार एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर, या कह लीजिए कि एक अहम फैक्टर रहने वाले हैं। कौन? मुंतजिर मोइनुद्दीन। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में इन्होंने 2017 की बात हम आपको 2014 की बात बता रहे हैं, और तब आगा रोहल्ला को बहुत जबरदस्त टक्कर दी गई थी इन्होंने। 2014 में पीडीपी के टिकट पर इन्होंने रोहल्ला को टफ कंपटीशन दिया था। पीडीपी के टिकट पर इन्होंने टफ कंपटीशन दिया था। इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में इस वक्त उतरे हैं मुंतजिर मोइनुद्दीन। इन्होंने पीडीपी पे चुनावी मैदान में उतरने के बाद में उन्होंने जेकेएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और फिलहाल उन्हें उम्मीद इस बात की थी कि अब की बार उन्होंने खूब सपोर्ट किया उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने सीट छोड़ दी थी पिछली बार के चुनाव में, और कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब की बार 2024 में जब चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम से, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे, जनता के बीच उनकी ज़्यादा बेहतर पैठ है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था अपनी सीट को। और इस कॉन्फिडेंस में छोड़ा था कि संभवतः अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट के तौर पर उतारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इंतजार करते रहे, लेकिन इंतजार करने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं आया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा महमूद को चुनावी मैदान में उतार दिया। डिसअपॉइंट हो गए। डिसअपॉइंट होने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब हम अगर बात करें आवामी इत्तेहाद पार्टी की, आवामी इत्तेहाद पार्टी भी अब की बार एक मजबूत स्टेक लेकर उतरी है। वजह यह है कि आवामी इत्तेहाद पार्टी से नज़ीर खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नज़ीर खान पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं जो सत्तासीन पार्टियां हैं उनसे नाराज हैं। वो जाहिर है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इन पर चुनावी दौर खेलने की कोशिश जरूर करेंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि नज़ीर खान की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिलिमिटेशन के बाद नॉर्बल एक एरिया था जो कि अब बडगांव में है, वहां पर इनकी मजबूत पकड़ है, और इस मजबूत पकड़ की वजह से ही माना यह जा रहा है कि ये भी काफी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोट हैं वो काटने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो इस इलाके में वो लेकर आए, उन्होंने विकास का काम किया है। एलजी मनोज सिन्हा के खास माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं, और कहा जाता है कि एलजी मनोज सिन्हा की मदद से ही उन्होंने इस नॉर्बल इलाके में डिलिमिटेशन के बाद जो ये नॉर्बल इलाका था बडगांव में शामिल हो गया, यहां पर जो उस इलाके के लोग हैं उनमें पैठ बनाने में वो कामयाब हो गए। वजह ये थी कि उन्होंने डेवलपमेंट काफी अच्छा खासा किया। तो नज़ीर खान भी एक मजबूत कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं, और अगर मजबूत कंटेस्टेंट ना कहें हम, तो मजबूत कंटेस्टेंट से ज्यादा आप ये कह लीजिए कि अपना काडर मजबूत करने के लिए, अपनी जमीन मजबूत करने के लिए जरूर वहां पर वो जोर आजमाइश करेंगे। तो कुल मिलाकर अब की बार का जो चुनाव है वो इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि परंपरागत सीट पर कितनी चोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहुंचने वाली है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन सकीना इत्तू की अगर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जो रैली की गई थी आगा महमूद के समर्थन में, सकीना इत्तू वहां पर मौजूद थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। सकीना इत्तू का साफ तौर पर यह कहना है कि जीतेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही, कोई कुछ भी कर ले। हालांकि जब उनसे मैनिफेस्टो पर सवाल किया गया तो मैनिफेस्टो पर उन्होंने कहा अभी 4 साल बाकी हैं, अभी रुकिए, हमने बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो पूरे किए हैं, और भी ऐसे वादे हैं जो हम पूरे करेंगे, 4 साल खत्म तो होने दीजिए। सकीना इत्तू बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, शोल्डर टू शोल्डर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ वहां पर पहुंची थी बडगांव में, और उन्होंने भी खूब जमकर प्रचार प्रसार किया आगा महमूद के समर्थन में। हालांकि अब बीजेपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी,
पीडीपी भी अब लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहां तक कि तरुण चुग की ओर से यह तक कह दिया गया, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कि टेररिज्म फैलाने का काम कर रही है, टेररिज्म को मजबूत कर रही है, टेररिज्म के लिए ग्राउंड बना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ऐसे में अभी वंदे मातरम को लेकर भी बवाल हुआ था, जिस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बीजेपी पार्टी नजर आई है। अब सवाल यह है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेके एपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, ऐसा होने वाला है, या थोड़ा थोड़े करके जो वोट बैंक हैं वो छिटकेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेंट होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका जनाधार थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो रिपीट करती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आएगी?